नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम दोस्तों NEP के अकॉर्डिंग है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में लागू हुई है। इंडिया के आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, सभी में यही पाठ्यक्रम लागू है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी में यही पाठ्यक्रम रहने वाला है। ठीक है, तो पहली कंफ्यूजन ये दूर होगी। आज की इस क्लास के विषय के बारे में बता दूं। आज के इस क्लास में मैं आप लोग को केमिस्ट्री के यूनिट नंबर सेकेंड, यानी आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के यूनिट नंबर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की है ताकि आप लोग अपने एग्जाम में टॉप कर पाएँ। दोस्तों, यूनिट नंबर सेकंड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं बताऊंगा, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी यहीं पर सॉल्व कराऊंगा। दूसरी बात, अगर आप यूनिट नंबर सेकंड तैयार कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा, कंफर्म है 30 नंबर आना। 30 नंबर का क्वेश्चन यूनिट नंबर सेकंड से इस बार आने वाला है। 2023 में अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको ये क्लास देखना अनिवार्य है। इसी प्रकार आपके जितने भी यूनिट हैं, यानी 8 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में करा दूंगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो 2023 में आप टॉपर बन के रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये 2023 के एग्जामिनेशन के लिए है। चलिए अब इसमें आज हम डिस्कस करते हैं उन सभी विषयों पर, उन सभी क्वेश्चन पर जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। ठीक है, मैं आप लोग को उन प्रश्नों को भी बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जोरदार तरीके से इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइमली। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सेकेंड यूनिट के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सेकेंड यूनिट में जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। अब मैं आपको सेकेंड यूनिट के टॉपिक से रूबरू करा दूं कि यूनिट नंबर सेकेंड के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है ऑर्बिटल। मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज कराने के बाद थ्योरी की क्लास दूंगा, क्योंकि एग्जाम कुछ लोग का नज़दीक है और इसलिए ये जरूरी है कि पहले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हो जाए। ठीक है, फिर आप वाउ प्रिंसिपल पढ़ना है जो आपने 12th में पढ़ रखा है। इसके बाद में आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, और फिर आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है संकरण भी। तो आपको अगर मेन टॉपिक की बात करें कि मेन क्या पढ़ना है, तो BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोग याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। दूसरा है वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों थ्योरी आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। ये आपसे 10 नंबर में पूछा जाएगा और ये आपसे 7 नंबर में पूछा जाएगा, एकदम 100% श्योर होता है। ठीक है, उसके बाद में आती है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे MOT के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपका जो लास्ट है वो आप वाउ प्रिंसिपल है प्लस N+L रूल, ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने की बात कही कि इसको मैं आप लोग को तैयार करा दूं। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं प्रश्न अभी तक के पूछे गए हैं और जो आने की संभावना है। पहला प्रश्न इसमें आएगा व्हाट इज एन ऑर्बिटल, या फिर ऑर्बिटल पूछा जाएगा या फिर ऑर्बिट पूछ लेगा। ऑर्बिट एंड ऑर्बिट, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो कक्ष एवं कक्षक में आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आप यही नोट कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। नोट करते रहिए जो भी टॉपिक में बता रहा हूं, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है, यह भी पूछा जाता रहता है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन ऑर्बिटल, हिंदी में इसे कक्षक कहते हैं। ऑर्बिटल को क्या कहते हैं दोस्तों, कक्षक कहते हैं। तो कक्षक क्या होता है इसको समझ लेते हैं दोस्तों। हाइगेंसबर्ग के जो अनिश्चितता सिद्धांत दिया था उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए एक निश्चित पथ का निर्धारण तो संभव नहीं था। तो क्या हुआ कि एक परमाणु संरचना संबंधी जो बोर सिद्धांत का अनिश्चितता का कोई सिद्धांत आया, यह कहता है, अनिश्चितता का सिद्धांत यह कहता है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर
कुछ निश्चित पथों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, निश्चित पथों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो बोर द्वारा इन निश्चित पथों को क्या कहा गया, इन जो जो चक्कर लगा रहे हैं इनको क्या कहा गया, कक्ष कहा गया। और हाइगेंसबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार कक्षक की अवधारणा, जो कक्षक है, अगर पूछा जाए ऑर्बिटल का जन्म किसके अनुसार हुआ तो आप बताएंगे ये हाइगेंसबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब अगर लिखना हो कि ऑर्बिटल क्या है तो आप लिखेंगे द ऑर्बिटल इज डिफाइंड a three-dimensional region around the nucleus which in the probability of finding an electron is maximum। दोस्तों इतना ही आपको लिखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्बिटल क्या है तो आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर इतना आप लिख देते हैं, वैसे तो वेरी शॉर्ट टाइप में 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, लेकिन अगर इतना लिख देते हैं द ऑर्बिटल, यहीं पर आप तैयार कर लीजिए। अगर ऑर्बिटल पूछा जाए द ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज थ्री-डायमेंशनल रीजन around the nucleus within the probability of finding an electron is maximum। कक्षक वह है जो नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में होता है। दोस्तों कक्षक क्या है, कक्षक वह होता है जो नाभिक के चारों तरफ त्रिविमीय क्षेत्र में होता है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रयासता सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहाँ होती है दोस्तों, तो आप बताएंगे कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कक्षक के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, तो आप क्या बताएंगे भैया कितने प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने 12th में तो पढ़ा ही होगा कि कक्षक के प्रकार कितने हैं, कक्षक क्या होता है। ठीक है, जब आपने 12th में आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पर बताया गया होगा कि ये जो है किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो आप सबको बता दूं जो कक्षक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस कक्षक में कितने सबसेल होते हैं, पी कक्षक में 3 होते हैं, डी में कितने होते हैं 5, और अगर डी की बात करें, पी की बात करें तो यहाँ पर 3, डी की बात करें 5 और 7 की बात करें तो फिर अधिकतम कितने आएंगे, अधिकतम 7 सबसेल होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल हम अच्छे से समझेंगे जब आप बाउ प्रिंसिपल को पढ़ाया जाएगा। हालांकि यहाँ क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है तो अब आप लोग ऑर्बिटल से सहमत हो गए होंगे। मुझे लगता है कि प्रश्न नंबर 1 आपका तैयार हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट टाइम में पूछे जाने की संभावना है वो है डिफाइन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहता है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा, सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी ये शॉर्ट टाइम में भी पूछ लेता है सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो पहले बात ये समझ लीजिए सिग्मा बॉन्ड बना कैसे, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, ये आपका जो सिग्मा बॉन्ड है और ये आपका पाई बॉन्ड जो है, इन दोनों का जन्म कैसे हुआ और किस पर्पज से हुआ। देखिए संयोजी बंध सिद्धांत, जिसे आप कह सकते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बैलेंस bond theory a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital. This overlapping can take place either the axis of orbital or perpendicular to their axis, thus give rise to two types of bond, sigma bond and pi bond। दोस्तों संयोजी बंध सिद्धांत के अनुसार, संयोजी बंध सिद्धांत हिंदी में किस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हिंदी में कहते हैं संयोजी बंध सिद्धांत। क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजी बंध सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो संयोजी बंध सिद्धांत के अनुसार जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं, सहसंयोजी बंध हैं, परमाणुवीय कक्षक के अतिव्यापन से, परमाणुवीय यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये अतिव्यापन यानी यह ओवरलैपिंग दो कक्षक के एक ही अक्ष पर, दो कक्षक हो, मान लिया कि एक कक्षक S और एक कक्षक P है। ठीक है, दो परमाणु के दो कक्षकों के एक ही अक्ष पर, एक ही अक्ष पर लंबवत दिशा में हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप सिग्मा और पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात समझ गए कि क्यों बनता है, किसके कारण। तो यहाँ पर जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनने का सबसे मेजर रोल निभाता है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी
ठीक है, माफ करिएगा, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, अब समझते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। हेडिंग डाल दीजिए सिग्मा बॉन्ड, नोट करते रहेंगे। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? इट इज फॉर्मेड बाई इंड टू इंड एंड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इंड टू इंड and head to head overlapping of two half filled atomic orbitals. The properties, माफ करिएगा, the participate orbital along the internuclear axis and bond is formed. दोस्तों क्या होता है कि जब दो कक्षक का एक अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से जो बनने वाला बंध होता है उसे क्या कहा जाता है? सिग्मा बंध कहलाता है। इस प्रकार के बॉन्ड जो होते हैं, इस प्रकार के बंध जो होते हैं वो एस एस और एस पी या पी पी कक्षक के रैखिक अतिव्यापन से बनते हैं। जब एस एस ऑर्बिटल और पी पी ऑर्बिटल का क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? सबसे पहले इंड टू इंड, इंड टू इंड और हेड टू इंड, दो बात ध्यान रखिएगा, इंड टू इंड और हेड टू इंड ओवरलैपिंग जब होगी तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इसकी ओवरलैपिंग जो होगी एस और एस ऑर्बिटल, एस और पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पाई बॉन्ड की बात करते हैं कि पाई बंध क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। इट इज फॉर्मेड बाय द साइड वाइज एंड लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बॉन्ड तब फॉर्मेट होता है, तब प्राप्त होता है जब साइड वाइज साइड हो या फिर लेटरल ओवरलैपिंग हो। कब? दो एटॉमिक, देखिए पाई बॉन्ड कब बनता है दोस्तों? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है तब हमें पाई बॉन्ड प्राप्त होता है। द साइड वाइज ओवरलैपिंग कैन टेक्स प्लेस व्हेन द ऑर्बिटल हैविंग देयर लोब्स परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दोस्तों समझ में आ रही हो क्लास? तो सभी लोग थम्स अप कर दीजिए भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है मेरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पीपी कक्षक के पार्श्व अतिव्यापन से बनने वाला जो बंध होता है वो पाई बंध कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पीपी कक्षक, पीपी ऑर्बिटल के पार्श्व अतिव्यापन ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बंध होता है उसे क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। ऐसी अवस्था में यौगिक के आंशिक अतिव्यापन होने के कारण बनता है। ये बंध क्या होता है? दुर्बल होता है। साधारणतः ये पाई बॉन्ड तब बनता है। ठीक है, तो अब पाई बॉन्ड भी समझ गए और सिग्मा बॉन्ड भी समझ गए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है डिफाइन बॉन्ड एनर्जी, जो अब तक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और ये पूछा भी गया है, इस बार पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3, बंध ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। आखिर में बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? कभी कभी बॉन्ड एंगल पूछ लेता है, कभी कभी आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ लेता है। बॉन्ड एंगल क्या है, बंध कोण क्या है, बंध एनर्जी क्या है, बंध दूरी क्या है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर जो अभी तक का मेजर क्वेश्चन रहा है वो है डिफाइन द बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। तो समझते हैं कि आखिर में ये बंध ऊर्जा क्या होती है। इन केमिस्ट्री बॉन्ड एनर्जी आल्सो कॉल्ड द मीन बॉन्ड एंथैल्पी और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी is the measure of bond strength in the chemical bond. IPSC defined bond energy as the average value of the gap phase. In chemistry यानी केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आबंध ऊर्जा, रसायन विज्ञान में आबंध ऊर्जा किसी रासायनिक आबंध सामर्थ्य का क्या होता है? एक प्रकार का मापक होता है। इसे माध्य आबंध एंथैल्पी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, कहीं पर भी बॉन्ड एनर्जी लिखी हो या फिर लिखी हो माध्य आबंध एंथैल्पी, ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। रसायन विज्ञान में आबंध जो होता है दोस्तों, ठीक है, रसायन विज्ञान में आबंध ऊर्जा किसी रासायनिक आबंध सामर्थ्य का एक प्रकार का मापक है जिसे माध्य आबंध एंथैल्पी कहते हैं। इतनी बात आप बॉन्ड एनर्जी के बारे में लिखेंगे, इतनी बात आप याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया है। अब चौथा क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का जो पूछे जाने की संभावना है वो है प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट। देखिए
यहाँ पर दिया गया है MOT के आधार पर इस थ्योरी को, ये जो थ्योरी दी गई है दोनों, इनको परिभाषित कीजिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर इनको क्या करना है, उत्तर देना है। पहला दिया गया है C2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। C2 मॉलिक्यूल जो है वो डायामैग्नेटिक क्यों है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार आप लोग को बतानी है। दूसरा है N2 इज लेस रिलेटिव देन O2। N2 जो है वो क्यों लेस रिलेटिव है, O2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। O2 के सापेक्ष में N2 इज लेस रिलेटिव, वाई, ये आपको बताना है किसके आधार पर, MOT के आधार पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर बताना है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन रहा है, इस बार पूछे जाने की आपके एग्जाम में संभावना है। तो ये 4 प्रश्न आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में तैयार रखने हैं, ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से 2 प्रश्न एग्जाम में आपसे मिलेंगे। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसे कहते हैं हिंदी में क्या कहा जाता है, अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर इनके शब्द सीमा की हम बात कर लें तो ये 200 शब्दों में आपको आंसर करना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इसको आपको मिलते हैं 7 नंबर, ठीक है। और शॉर्ट टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न लगभग दिए जाते हैं, और 5 ही प्रश्न का आप लोग को आंसर देना होता है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर आपकी 2nd। सबसे पहला प्रश्न आपको शॉर्ट टाइप से दिखेगा, डिस्कस द BBT एंड इट्स लिमिटेशन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे पहले तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या है ये बताइए, और इसके बाद लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 100% क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए 100%, और मैं इसको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और इसकी लिमिटेशन। संयोजकता बंध सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, और इनकी सीमाएं को परिभाषित कीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। ये सिद्धांत दोस्तों, अगर हम बात करें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो ये सिद्धांत कब दिया गया था, ये 1927 में हाइटर और लंदन द्वारा दिया गया था, जिसे फिर 1933 में पॉलिंग और स्टेलर द्वारा संशोधित किया गया था। और ये दोनों मिलकर के कई प्रकार के सिद्धांत दिए, कई थ्योरीज दिए, सिद्धांत दिए कि 2 परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध ऐसे 2 ऑर्बिटल के पारस्परिक अध्यापन से बनता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। दोस्तों अब आपको बताइए, जो थ्योरीज हैं, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने देखा, फिर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर आप देखेंगे वेस्पर थ्योरी, तो ये आखिर में बताती हैं, ये किस विषय में है, क्या बताती हैं, कहना क्या चाहती हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बताती हैं, ये सभी कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में बताती हैं कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कैसे आयनिक बॉन्ड बढ़ेगा। जैसा कि आपने जो है फजान का नियम पढ़ा था, फजान का नियम मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा कोवैलेंट पर निर्धारित था। फजान का नियम क्या कहता था दोस्तों, फजान का नियम यही कहता था कि कोई भी बॉन्ड हो, कोई भी कंपाउंड हो, या कोई भी मॉलिक्यूल है, वो 100% आयनिक नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। और यही थ्योरी फेल हुई, तब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। अब ये भी थ्योरी सर्टिफाइड नहीं है, इससे भी सर्टिफाइड नहीं होंगे, तब फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे देंगे। इससे भी नहीं सर्टिफाइड हुए, तब फिर उन्होंने वेस्पर थ्योरी दिया, ठीक है। तो इसमें यही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के जो है ट्रांसफरिंग कब होगा, कब फॉर्मेशन होगा, किस प्रकार से आयनिक 100% बॉन्ड होंगे, क्या किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन, कौन सा ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, इन सभी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, फिर ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, कैसे बनेगा, यही सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन्हीं का रिपल्सन और अट्रैक्शन, यही सब चलता है केमिस्ट्री में, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 के जितने भी थ्योरी की क्लास हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर वेस्पर थ्योरी जो एकदम 100% आनी है, और इसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और अबाउ प्रिंसिपल, ये 4 टॉपिक जरूर मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है अभी तक और हर यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द अबाउ प्रिंसिपल, डिस्कस द N+L रूल। अबाउ प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, अबाउ
जो शब्द है एक प्रकार का जर्मन शब्द है दोस्तों। ये कैसा शब्द है? ये एक प्रकार का जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका आपबाहु का अर्थ क्या होता है? आपबाहु प्रिंसिपल का अर्थ है रचना करना। क्या मतलब? रचना करना यानी निर्माण करना। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्रम से भरे जाते हैं, ये आपबाहु प्रिंसिपल बताता है। जो कक्षा होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस कक्षक में, फिर पी कक्षक में जाएगा, फिर डी कक्षक में आएगा, ठीक है। 1s 2s 2p6 3d10 4s2 इन सब के बारे में, यानी कक्षक क्रम में कैसे भरे जाएं, इलेक्ट्रॉन कक्षक में क्रम से भरे जाते हैं, यही बताता है आपका आपबाहु प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस क्रम को समझाने के लिए आपबाहु ने नियम दिया, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से फिल होंगे, इसी क्रम को जानने के लिए, समझाने के लिए आपबाहु ने एक नियम दिया जिसे आपबाहु का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के क्रम में बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और n+l रूल क्या है इसको भी समझाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, ठीक है। तो ये अभी तक का 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैंने आप लोग को बता दिया 2 नंबर पहले ही आपको वहाँ पर 4 माफ करिएगा 4 नंबर माफ करिएगा 2 नंबर, क्योंकि शॉर्ट से 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 प्रश्न उधर हो गए और 2 प्रश्न से, यानी 15 नंबर इधर हो गए। तो 15 2 17 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोग को अभी तक बता चुका हूँ दोस्तों, जो एकदम 100% आने की संभावना है, ठीक है। तो आपबाहु प्रिंसिपल और n+l रूल आपको ध्यान देना है, तैयार करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर नहीं आपको पता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी आपबाहु प्रिंसिपल का, जो 2021 और 22 के सत्र में मैंने आप लोग को थ्योरी की क्लास दी थी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? एग्जाम्पल, अणु कक्षक सिद्धांत के कहते हैं दोस्तों। MO2 क्यों क्या कहते हैं? MOT को कहते हैं दोस्तों अणु कक्षक सिद्धांत। ये क्या होता है उदाहरण सहित आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये भी आने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको ध्यान से तैयार करना है। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिस्कस द डिफरेंट शेप हाइब्रिडाइजेशन एंड बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। आपको यहाँ पर डिस्कस द डिफरेंट शेप, आप यहाँ पर दिया गया डिफरेंट शेप बतानी है संकरण के आधार पर, संकरण इनका बताना है आपको कि इनमें कौन सा संकरण होगा, साथ ही साथ वेस्पर थ्योरी के आधार पर इनका क्या बताना है, आकृति बतानी है, ज्योमेट्री इनकी बतानी कि कैसी इनकी आकृति, शेप इनका कैसा होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री कैसी होगी, शेप इसका कैसा होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट वगैरह तो मैंने फर्स्ट यूनिट में बता दी है। अब जो इंपॉर्टेंट रहा है वो मैं आपको बताऊंगा वेस्पर थ्योरी में। वेस्पर थ्योरी में ज्योमेट्री का भी पता चलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, और इसका जो है एक कोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, ये भी वेस्पर थ्योरी बताती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी ये रही है, ठीक है। तो अब आपको तैयार करना है, इसमें डिफरेंट शेप बताना है, हाइब्रिडाइजेशन इसका संकरण भी बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी के आधार पर H3O+ का SF4 BF4- और ICl3- चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक कॉमन रहा है, ये चारों क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये इस बार पूछे जाने की संभावना है, और यही पूछे ही जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई उलटफेर नहीं होता है। हालांकि जब आप इसको समझ जाएंगे निकालना तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की। दोस्तों जिनको भी डाइपोल मोमेंट नहीं निकालना आता वो डाइपोल मोमेंट तैयार कर लेंगे, पोलराइजिंग पावर आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। यूनिट फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनने हैं तो वो आप तैयार कर लीजिएगा, और थ्योरी की क्लास डाइपोल मोमेंट और पोलराइजिंग पावर की जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से आप निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन जो बनेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। संकरण क्या है, संकरण से आप क्या समझते हैं, संकरण के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए, एग्जाम्पल सहित समझाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपका पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है संकरण, ठीक है। आपको कंप्लीटली तैयार करना है कि संकरण क्या होता है और इसके प्रकार, sp संकरण क्या है, sp2 संकरण क्या है, sp3 संकरण क्या है, sp3d2 संकरण क्या है, ठीक है। ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप तैयार जो करेंगे वो संकरण तैयार करेंगे। संकरण क्या है जो आप 12th में पढ़ चुके हैं दोस्तों। फिर इसके प्रकार क्या हैं और एक एक प्रकार
कैसे बनता है, sp संकरण कब होगा, ठीक है, और संकरण निकालने की विधि भी आपको तैयार करनी है, एक उदाहरण भी एक एक का बताना है, ठीक है, इतना आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपका कम से कम 10 चरणों में जाएगा, 10 स्टेप में आप इसका आंसर लिखेंगे। जब 10 स्टेप में लिखेंगे तब 10 नंबर आपको मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये पहला प्रश्न था, इसको आप लोग तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग टाइप से, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। वेस्पर थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये जब प्रश्न आएगा ये लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप में, यानी कि 10 नंबर के लिए प्रश्न आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ठीक है। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में 21 और 22 के सत्र में मैंने आप लोग को ये बता दिया था, तो एक बार वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। हालांकि क्लास तो होनी ही होनी है, लेकिन आप अगर अभी, जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज लगा रहा हूँ, आप लोग के लिए तैयार करा रहा हूँ कि आप लोग जो है इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज सबसे पहले तैयार कर लें, ताकि जिनका एग्ज़ाम है वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रिपरेशन कर सके और उनका अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2021 और 22 के सत्र में जो भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दी गई हैं उनको आप देख करके तैयार कर लीजिए। हालांकि महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर आप लोग को क्लास मिलेगी, वहाँ पर ये सारा रिवीजन होगा, लेकिन पहले 2021 और 22 वाले में भी मैंने महासंग्राम रिवीजन तैयार कराया था, सिलेबस वही है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस शेल रिपल्सन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या थी दोस्तों? संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था गिलेस्पी तथा नाइम-होम ने। किसने दिया था दोस्तों? गिलेस्पी और नाइम-होम ने सर्वप्रथम कब दिया था? 1957 में। 1957 में सर्वप्रथम किसी अणु की आकृति का निर्धारण करने के लिए, किसी भी, जैसे H2O है, इसकी आकृति कैसी होगी, यानी इसका शेप कैसा होगा, इसके निर्धारण के लिए, और ये आयनिक होगा या कोवैलेंट बॉन्ड होगा, इसको जानने के लिए गिलेस्पी और नाइम-होम ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था, इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था, जिसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के नाम से जाना गया। दो बात यहीं पर आप तैयार कर लेंगे। सबसे पहले अगर पूछा जाए आपसे कि बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी किसने दी थी, तो आप बताएंगे कि ये थ्योरी दी गई थी गिलेस्पी, नोट करते रहिए, गिलेस्पी तथा नाइम-होम द्वारा, नाइम-होम द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। और कब दी गई थी? 1957 में थ्योरी दी गई। किसके लिए दी गई? किसी भी अणु की आकृति के निर्धारण करने के लिए ये थ्योरी प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, जिसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण थ्योरी के नाम से जाना गया। इस थ्योरी में आपको कई रूल देखने को मिलेंगे, लगभग 5 रूल देखने को मिलेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में आप क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर सेकंड क्या था, थर्ड क्या है, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, उन सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में ये आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर शेप पता चलेगा, ज्योमेट्री पता चलेगी, बॉन्ड पेयर पता चलेगा, ठीक है, इसका संकरण कैसे निकलेगा, ये सभी आपको वेस्पर थ्योरी में मैं आप लोग को बताऊंगा। बहुत ही आसान सा ट्रिक है ये फाइंड करने का, मैं आप लोग को वो बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आप लोग को वेरी शॉर्ट में 4 प्रश्न बताए हैं। फिर बात करें अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न और लॉन्ग टाइप के आपके 2 प्रश्न हैं, तो 4 4 8 और 2 10। यूनिट नंबर सेकंड में 10 प्रश्न हैं। अगर आप ये 10 प्रश्न तैयार करते हैं तो यहाँ से 30 नंबर आपका एकदम से पक्का हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर आपका पक्का है एकदम, 100% ये मानकर चलिएगा। यहाँ से जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो 100% आने की संभावना है। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैंने उन्हीं प्रश्नों को चूज किया जो बार पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है मेरा, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं भाई, इतनी मेहनत करके मैं आप लोग के लिए क्लास ला रहा हूँ, फ्री में क्लास दे रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं, पीडीएफ भी प्राप्त करा रहा हूँ। कल से आपको नोट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी जो फिजिक्स और मैथ के बच्चे हैं तो मैथ के लिए भाई क्लास नहीं हो पाएगी, मैथ की क्लास रेगुलर नहीं हो पाएगी, जिसमें आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, सॉल्व पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। फिजिक्स की क्लास आपको मॉर्निंग में 8 बजे से मिलेगी, ठीक है। बाकी आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है वो रोज़ शाम 6 बजे और निर्धारित समय पर चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है और अब हम भी फ्री हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर करने का प्रयास करिए। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, या आपका चैनल है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिए और जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनको तैयार करिए। आपका पूरा SBS स्टडी पॉइंट परिवार आपके साथ है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।